आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समकालीन दक्षिणी एशिया जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 के लिए। आप वैसे पुराने बुकों में चैप्टर नंबर 5 ही दे रखा है, जो नई वाली बुक आई है उसमें चैप्टर नंबर 3 दे रखा है शायद। तो इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको चैप्टर नंबर पे नहीं जाना है, आप चैप्टर के नाम को मिला लें, उसमें भी मतलब समकालीन दक्षिण एशिया या दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, इस तरीके से चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, वो भी बहुत अच्छे नोट्स के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम चैप्टर की वीडियो की बात करें, इस चैप्टर को मैंने कुल मिला के आप लोगों को 4 पार्ट्स में प्रोवाइड कराया है और एनिमेशन के थ्रू ही प्रोवाइड कराया गया आपको ये चैप्टर। और देखिए ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, जिस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 यानी कि जो सत्ता के नए केंद्र जो है वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, इसलिए उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी थी, लगभग 10 वीडियो मैंने बना दी उस चैप्टर के ऊपर। लेकिन इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में ही कवर करवा दिया है, तो चारों ही पार्ट्स को आप जरूर देख लें, जब जाके आपको चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और उससे आप क्या कर पाएंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। देखिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 10 क्वेश्चन हर वीडियो में लेकर आता हूँ। 10 किसी में 9, 10 किसी में 11, 12, इससे ऊपर क्वेश्चन मैं नहीं करवाता, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करें हम, ऐसे फालतू के क्वेश्चन को हम ना करें। ठीक है, तो इस जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और ज़्यादातर बार क्या रहते हो, रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं। तो भाई दक्षिण एशिया क्या है, देखिए दक्षिणी एशिया के 8 देशों का समूह है ना। 8 इसमें मुख्य देश शामिल करते हैं हम दक्षिण एशिया में, यानी कि अगर एशिया के मैप को आप देखें ना, तो एशिया के मैप में जो दक्षिणी भाग में जितने भी देश आते हैं उनको हम दक्षिणी एशिया के देश कहते हैं, जैसे कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। और इन्होंने एक संगठन भी बना रखा है जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने समझा था। इसमें हम अफगानिस्तान की बात करें तो वैसे इसमें 7 ही देश थे। 2007 की अगर हम बात करें तो लगभग 2007 में अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया की परिभाषा में आप बताएंगे कि भाई दक्षिण एशिया जो है वो 8 देशों का समूह है और 8 देशों के आप नाम बता देंगे, मैप में आप सारे लोकेशन आप देख पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थायी न होने के पीछे प्रमुख कारण क्या है। मतलब ऐसे क्या कारण है जिससे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र परमानेंट नहीं रह पाता है। कभी सेना का शासन आ जाता है, फिर कभी लोकतंत्र, फिर कभी सेना का, कभी लोकतंत्र। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक 4 साल से ज़्यादा शासन नहीं कर पाया है, तो इस बात को दर्शाता है कि वहाँ पे लोकतंत्र उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि पहला कारण बता रखा है कि भाई पाकिस्तान में क्या है, लोकतंत्र स्थायी ना हो पाने के पीछे पहला कारण बता रखा है भाई वहाँ पे सेना, जो धर्मगुरु है यानी कि मौलवी जो लोग हैं और जो भूस्वामी लोग हैं मतलब जो जमींदार लोग हैं, उनका क्या है, सामाजिक दबदबा है और वो कई बार क्या करते हैं, निर्वाचित सरकार को गिरा देते हैं और सैनिक शासन वहाँ पर कायम करवा देते हैं। ठीक है, तो इनका समाज में बहुत ज़्यादा दबदबा है और ये सैनिक शासन को ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भारत के साथ क्या रहती है, तनातनी रहती है, मतलब हमेशा संघर्ष रहता है। और वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है, ठीक है, वो क्या उसमें राजनीतिक दलों में खोट है, मतलब राजनीतिक दलों में बहुत सारी कमियाँ हैं और अगर हम किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता सौंप देंगे ना तो हमारा देश जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। भारत कभी भी हमला कर देगा और जो पार्टियां है मतलब जो सरकार है वो पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगी, ऐसा मतलब कुछ लोग सोचते हैं। एक पॉइंट तो आप ये बता दें। इसके अलावा देखिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कोई संगठन है, जैसे कि हम यूएनओ की ही बात कर ले या जो दूसरे संगठन है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, वो कोई भी बढ़ावा नहीं देता पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र आ जाए, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इसको नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश है, पश्चिमी यूरोप के जो देश है यानी कि यूरोप के बहुत सारे देश है, वो भी क्या करते हैं, वहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। अब इन देशों को भाई क्या डर है, ये मतलब डर के मारे क्या करते हैं, वहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। उनको आतंकवाद से डर है, जिसको क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई वहाँ पे आतंकवादों का जो एक तरीके से आतंकवाद का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान को, है ना। तो बहुत सारे जो पश्चिमी देश है, अमेरिका जैसे देश है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में
लोकतंत्र आए ही ना। वहाँ पे हमेशा सेना का शासन रहे, और सेना का शासन रहेगा तो क्या रहेगा, वहाँ के जितने भी परमाणु बम है वो सुरक्षित रहेंगे, सेना के हाथों में रहेगा। तो अगर सरकार आ गया तो मतलब कोई भी सरकार आती है तो वो उसको सही तरीके से नहीं कर संभाल पाएगी, और आतंकवादी क्या कर लेंगे, अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अगर अधिकार कर लेते हैं, उस पर कब्जा जमा लेते हैं, तो क्या होगा, विनाश होगा, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे उसमें। तो इस कारण भी ये सारे देश क्या करते हैं, सैनिक शासन को सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे कारण है जिससे कि पाकिस्तान में अभी तक कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी को समझाना है कि कैसे कैसे बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे हम कहानी की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के निर्माण की। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो आपको पता है कि पाकिस्तान दो भागों में बना था, है ना। एक तरफ आप पश्चिमी पाकिस्तान बोलेंगे जो इस समय का पाकिस्तान है, और दूसरा आपका पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, बंगाली, क्योंकि ये बंगाल को काट के बनाया गया था, बंगाल को अलग करके ये पूर्वी पाकिस्तान बना था। और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो पंजाब वाला जो प्रांत है ना, उसको अलग करके बनाया गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दो जगह पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इसीलिए ये दो तरीके से मतलब पाकिस्तान बनाए गए थे, दो जगह पे पाकिस्तान बनाए गए थे। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो उर्दू भाषा बोलते हैं, और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की हम बात करें, है तो मुसलमान ही, लेकिन ये बंगाली भाषा बोलते हैं, इनकी संस्कृति बंगाली है। लेकिन दबदबा किसका है, दबदबा है पश्चिमी पाकिस्तान का। पश्चिमी पाकिस्तान का जो सरकार है उसका दबदबा पूर्वी पाकिस्तान में है। इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान क्या कर रही है, वहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जो बंगाली संस्कृति है उसको दबाने की कोशिश कर रही है ना, बंगाली भाषा को दबाने की कोशिश कर रही है। तो इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे आंदोलन हो गया। समझ पा रहे हैं अब क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उर्दू भाषा ज़बरदस्ती बंगाली लोगों पे थोपा जा रहा था, इस कारण आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1970 में चुनाव भी हुए वहाँ पे, और उस चुनाव में कहा जाता है कि भाई शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिल गई थी, मतलब जितने भी सीट थे पूर्वी पाकिस्तान का उन सभी सीटों को जीत लिया। लेकिन क्योंकि सरकार पे दबदबा किसका था, आपको पहले बता चुका हूँ, पश्चिमी पाकिस्तान का सरकार पे दबदबा था, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको सरकार भी बनाने नहीं दिया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस कारण क्या हुआ, वहाँ पे विद्रोह हो गया, आंदोलन स्टार्ट हो गया। और इस आंदोलन को दबाने के लिए उस समय जो जनरल थे, जनरल याहिया खान, पश्चिमी पाकिस्तान की हम बात कर लें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उनका सत्ता था भाई, उनके हाथों में सत्ता था। जनरल याहिया खान ने क्या किया, आंदोलन को दबाने के लिए सेना का प्रयोग किया, और इस मतलब सैनिक कार्यवाही में बहुत सारे निर्दोष लोग, बहुत सारे बंगाली मुसलमान मारे गए। इस समय भारत में बहुत सारे शरणार्थी आ गए भाई, जितने भी बंगाली लोग थे वो भाग के कहाँ रहे थे, भारत ने इस चीज़ को देखा, भारत ने क्या किया, समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। और इस कारण भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कब, 1971 में, है ना। और इस युद्ध की अगर हम बात करें तो इस युद्ध के बाद आप देखेंगे, आपको पता है कि भाई इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, और इसके हार के साथ ही क्या हुआ, बांग्लादेश को एक नया अलग देश बना दिया गया, मतलब बांग्लादेश के रूप में एक नए देश की स्थापना 1971 में कर दी गई। तो ये बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में आने वाली मुख्य समस्याएं कौन सी थी। मतलब कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में बहुत सारी समस्याएं आई थी, वो सारी समस्या आपको बतानी है। तो देखिए, नेपाल शुरू से क्या रहा, हिंदू राष्ट्र रहा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले भी हैं, ज़्यादातर हिंदू है। वहाँ पे शुरू से संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया, मतलब राजा का शासन वहाँ पे कायम रहा। लेकिन फिर भी वहाँ के जो नेता थे वो मतलब लोकतंत्र की मांग करते रहे, और एक तरीके से जो राजा है, राजा की सेना उसको, उस आंदोलन को दबाते रहे। ये सारी प्रक्रिया चलती रही। लेकिन ये मांग जो थी उनकी लोकतंत्र स्थापना की, वो 1990 के दशक में, मतलब 1990 के आसपास राजा ने क्या किया, लोकतांत्रिक संविधान बनाने की जो बात थी वो मांग लिया। मतलब हल्का फुल्का वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार कायम हो गई। लेकिन राजा क्या रहा, राजा वहाँ पे पावरफुल ही रहा, ठीक है। संसद वगैरह बना दिया गया था, लेकिन राजतंत्र ही रहा, लोकतंत्र वो वहाँ पे कायम नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम 1990 की बात करें तो 1990 में भी क्या हुआ, माओवादी जो लोग हैं, माओवादियों का जो एक तरीके से वर्चस्व था, मतलब वहाँ पे माओवादियों का प्रभाव, वर्चस्व नहीं बोलेंगे, प्रभाव वहाँ पे बढ़ रहा था। और इस कारण माओवादियों को भाई, जो राजा की सेना है और जो माओवादी है, उनके बीच में वहाँ पे युद्ध हुआ। अब उस युद्ध में क्या था कि भाई संघर्ष में मतलब जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे वो लोग भी क्या हो गए, शामिल हो गए, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। राजा की सेना
भी इस संघर्ष में शामिल हुए, माओवादी भी शामिल हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक सरकार की मांग करने वाले जो संघर्ष कर रहे थे वो भी शामिल हो गए। और ये त्रिकोणीय संघर्ष जो था वो लंबे समय तक वहाँ पे चलता रहा। और आखिरकार अगर हम 2002 आते तक बात करें तो 2002 में जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र वहाँ पे कायम हुआ था उसको भी राजा ने क्या कर दिया, भंग कर दिया, यानी कि संसद को ही भंग कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि फिर से वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ से फिर से संसद को भंग कर दिया गया था। तो इस कारण जो लोकतंत्र कायम करना जो लोग चाहते थे, तो जनता ने क्या किया, जोरदार राजा का विरोध किया। और इस विरोध के कारण आप देखेंगे कि 2006 में वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बना दी गई, है ना। वहाँ का नेपाल का संविधान बनाया गया और संविधान के माध्यम से संविधान को एक लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो उस समय से जो नेपाल है वो एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे लोकतंत्र जो है वो अच्छे से चल भी रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है कि भाई श्रीलंका शुरू से लोकतांत्रिक देश है, अभी भी लोकतंत्र वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे एक मुख्य जो समस्या थी वो जातीय संघर्ष की थी, ठीक है। जातीय संघर्ष में दो लोग हैं जिनके बीच में संघर्ष हुआ था वहाँ पे। आप देखेंगे जैसे कि एक तो तमिल है, और तमिल ज़्यादातर कहाँ के, भारतीय मूल के तमिल है, और जो सिंहली है और सिंहली लोग श्रीलंका के मूल निवासी है। इन दोनों के बीच में वहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ था। तो सिंहली लोगों का मानना ये है कि भाई श्रीलंका किसका है, हमारा है, हम वहाँ के मूल निवासी है, तो भाई जाहिर सी बात है कि श्रीलंका हमारा है, और हम तमिल लोगों को कोई भी रियायत नहीं देने वाले, उनको कोई भी छूट नहीं देने वाले, सरकारी नौकरियों में उनको हम नहीं आने देंगे, कॉलेज में उनको हम श्रीलंकाई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने देंगे। इस तरीके से वहाँ पे प्रावधान कर दिए गए थे। सिंहली भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दे दी गई। तो ये इस तरीके से जो तमिल लोग थे वो दबे हुए महसूस करते थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी मांग रखी, अपनी मांग को मनवाने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक तरीके से और श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ युद्ध कर दिया। और उन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसको हम शॉर्ट में लिट्टे बोलते हैं, लिट्टे, है ना, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। आप देख पाएंगे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको हम लिट्टे बोलते हैं। ये एक उग्रवादी संगठन है, ये श्रीलंकाई सेना के साथ लगातार युद्ध कर रही है, और जो श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है ना, श्रीलंका का उत्तरी पूर्वी भाग, उसको एक अलग देश बनाने की भी मांग लिट्टे जो है वो कर रही थी। वैसे अभी लिट्टे जो है ख़त्म हो चुका है, आपको पता होगा। तो लिट्टे जो है श्रीलंका को अलग से बांटना चाहती है, अलग देश बनाना चाहती है श्रीलंका में ही। लेकिन अगर हम बात करें तो भाई ये जो लिट्टे है उसका सफाया हो चुका है, और श्रीलंका में जो एक तरीके से तमिल समान अधिकार की मांग अभी भी वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इस संघर्ष की बात करें तो भाई देखो, इस संघर्ष में जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार ने भी क्या किया, दखल दिया, क्योंकि भाई ये जो तमिल है वो भारतीय मूल के तमिल है, तो जाहिर सी बात है कि ये समस्या भारत से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत ने क्या किया, श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए 1987 में अपनी शांति सेना भेजी थी। लेकिन लिट्टे के साथ संघर्ष में एक तरीके से जो श्रीलंका में जो हमारी मतलब शांति सेना गई थी वो फंस गई, और वहाँ पे आप देखेंगे कि भारत की जो शांति सेना है वो अपने लक्ष्य को पाए बिना वापस आना पड़ गया था उसको। 1989 में भारत की शांति सेना को वापस बुला लिया गया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दी कि 2009-10 के आसपास क्या है कि 9-10 ये भी डेट आप बताएंगी, आप गूगल कर सकते हैं। तो एक लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरन, है ना, उसके मरने के साथ ही ये जो एक तरीके से तमिल संघर्ष जो जातीय संघर्ष है उसका खात्मा हो चुका है, ठीक है। तो ये आप श्रीलंका के जातीय संघर्ष में ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग के प्रमुख मुद्दे बताइए। मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें भारत और बांग्लादेश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें ये भारत और बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और पिछले 20 वर्ष में क्या हुआ है कि दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, है ना। भारत की जो पूर्व जलों की नीति है, जिसके माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है, जापान के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की बात क्या कही गई है पूर्व जलों की नीति के माध्यम से। तो भारत की पूर्व जलों की नीति का हिस्सा है बांग्लादेश, एक पॉइंट तो आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंध, यानी कि जो भी आपदाएं आती है, जैसे कि भूकंप की हम बात कर सकते हैं, या फिर आप सुनामी की बात कर ले, तो उनका समाधान, जैसे कोई आपदा आ जाए तो उस समय एक दूसरे को दोनों देश क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पर्यावरण के मसले पर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लगातार ये दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। साझे खतरे को पहचान कर, साझे खतरे का मतलब है ऐसे खतरे जो दोनों ही देशों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद साझा खतरा है ना, दोनों देशों के लिए खतरा है। तो दोनों देश साझे खतरे को पहचान कर उन सभी खतरों का सामना करना चाहते हैं, उसका समाधान करना चाहते हैं। तो ये भी एक सहयोग का मुद्दा है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में सहयोग के मुद्दे में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के मुख्य मुद्दे कौन से हैं।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको अभी पता होगा ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो भाई कश्मीर का विवाद है। कश्मीर को लेकर कई बार युद्ध हुआ, 1948 में, है ना, 48 में युद्ध लड़ा इन्होंने भारत पाकिस्तान ने, और इसके अलावा 65 में, है ना, इसके अलावा 71 में, इसके अलावा जो आपका कारगिल युद्ध हुआ। तो ये सारे युद्ध मतलब कश्मीर को लेकर ही कहीं ना कहीं ये सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में क्या है, संघर्ष रहता है। दोनों ही देश एक तरीके से एक दूसरे के सरकार के ऊपर क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर को संदेह की नज़र से देखते हैं दोनों ही देश। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाने लग रहा है कि भाई जो पाकिस्तान है वो लुके छुपे क्या करता है, पाकिस्तान जो है वो भारत में हिंसा को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो उग्रवादी लोग हैं उनको हथियार मुहैया कराता है, उनको धन मुहैया कराता है और भारत में हिंसा को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा भारत सरकार का ये भी आरोप है कि जो खालिस्तान समर्थक जो उग्रवादी है, मतलब भारत में जो खालिस्तान नामक एक नए देश की मांग कर रहे हैं, उसको भी पाकिस्तान क्या कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI, उस पर भी आरोप लगता है कि बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों के मदद से ये क्या कर रही है, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पे भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे बहुत सारे अभियान चलाने की कोशिश कर रही है जिसके माध्यम से इन देशों को भारत से अलग किया जा सके। तो ये आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा सिंधु नदी जल विवाद आप बता सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे है कि आप इस कथन से सहमत है कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत ही मधुर है। तो हाँ जी हाँ, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, है ना। आप ऐसे लिखें कि हाँ हम इस बात से सहमत है कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत ही मधुर है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में एक ऐसी संधि हो रखी है जिसके माध्यम से बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के दोनों देश के लोग एक दूसरे देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा दोनों ही देश विज्ञान के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल को लेकर या फिर बिजली उत्पादन की हम बात करें तो इन सब चीज़ों में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और जब से नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई है तो भाई इनके जो संबंध है वो और अच्छे हो गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क यानी कि दक्षेस, है ना, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका। तो इसकी भूमिकाओं और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ये क्वेश्चन है। मतलब कि दक्षेस ने दक्षिण एशिया के जो देश है उनके बीच में आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में क्या भूमिकाएं निभाई है और इसकी क्या सीमाएं हैं, वो दोनों चीज़ें पता नहीं है आपको। और आगे एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखा है कि दक्षिण एशिया की बेहतरी में सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके। मतलब दक्षिण एशिया के जो देश है उनकी बेहतरी के लिए, उनके भलाई के लिए सार्क जो संगठन है वो और बढ़िया भूमिका निभा सके, उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे, आपके क्या सुझाव होने चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सुझाव दे सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सार्क है यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये दक्षिण एशिया के देशों के लिए काम क्या कर रही है भाई। तो एक मंच प्रदान कर रही है, शांति स्थापित करने के लिए एक मंच तैयार कर रही है ना। 1985 में इसको बनाया गया था, जब से दक्षिण एशिया के देशों को एक साथ लाती है, अपने समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। मतलब इकट्ठे होकर समस्याओं के समाधान के बारे में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। किसके मदद से, इसी संगठन की मदद से, है ना। सार्क ने क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर करवा दिए सारे देशों के, जैसे कि आपको पता है साफ्टा के रूप में। साफ्टा क्या है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, है ना, साफ्टा, जिसके माध्यम से सभी जो दक्षिण के जितने भी साउथ एशिया के जितने भी देश है वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं मुक्त रूप से, कोई प्रतिबंध नहीं लगा होता है इन देशों के बीच में। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ कि भाई व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन देशों के बीच में, ठीक है। तो ये तो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। दोस्तों अब सीमाओं की हम बात करें तो सार्क की सीमा क्या है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है उसकी एक सीमा, सबसे बड़ी सीमा ये है कि आपस में ही देश हमेशा लड़ते रहते हैं, है ना। सबकी अपनी समस्या है और अपनी समस्या, सीमा विवाद सबसे ज़्यादा बड़ा विवाद यहाँ पे माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ देश भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत जो है साफ्टा की मदद से, ठीक है, साफ्टा की मदद से क्या कर रहा है, वो जो दक्षिण एशिया के जो देश है उन सभी देशों के एक तरह से घरेलू बाजार पर कब्जा जमाना चाहते हैं, वहाँ पे कब्जा करना चाहता है, एक तरीके से ऐसा सोचते हैं, क्योंकि भारत क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे बड़ा देश भी है, तो इस कारण ये आरोप लगाया जाता है। तो ये सीमाओं में आप ये पॉइंट बता सकते हैं। अब सुझाव क्या देंगे, तो भाई सुझाव अपने हिसाब से दे सकते हैं कि इसके बेहतरी के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो दोस्तों हम सुझाव की बात कर लेते हैं। अगर सार्क को अच्छा काम करना है दक्षिण एशिया के देशों के लिए,
तो क्या सुझाव हमारे होने चाहिए। तो मैं देखो सिंपल सा सुझाव अपने हिसाब से देना चाहूँगा, आप भी अपने हिसाब से सुझाव दे सकते हैं। यहाँ से भी हम पॉइंट को देख लेंगे। मैं सिंपल सा सुझाव दूंगा कि भाई जो ये साउथ एशिया के जितने भी देश है वो सीमा को लेकर ज़्यादा लड़ते रहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की बात कर लो, नेपाल को लेकर, नेपाल और भारत के बीच में या फिर बांग्लादेश के साथ हमारे सीमा विवाद रहते हैं। सबसे पहले तो भाई सीमा विवाद को आप जल्दी से सुलझा लो। इसके अलावा देखो जितने भी देश है साउथ एशिया के, उन सभी देशों की समस्या एक जैसी है, गरीबी, बेरोजगारी। तो ये जो समस्या है, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी योजनाएं हमें चलाना चाहिए जिससे कि सभी देशों को फ़ायदा हो और सभी देशों के आर्थिक विकास में मतलब एक तरीके से बढ़ोतरी हो, आर्थिक विकास तेज गति से हो। ये सारे पॉइंट बता सकते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट दे रखे हैं हम उसको देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट दे रखा है कि जो दक्षेश है यानी कि जो सार्क है उसको, उसके जो राष्ट्र है यानी कि जो देश है उसको भय व आशंकाओं से दूर रहना चाहिए। मतलब कि आपस में एक दूसरे देशों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, आशंका या भय के दृष्टि से देशों को नहीं देखना चाहिए। आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल करना चाहिए इन देशों को। मतलब संघर्ष ना करे, युद्ध ना करे, युद्ध में भाई दोनों देशों को नुकसान होगा। तो आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए और आर्थिक विकास को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि भाई आर्थिक विकास होगा जब ही कोई भी देश जो है वो अपने और दूसरी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता देंगे। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन भी मतलब लगभग 9-10 क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से कर ले। सभी क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आप आंसर को भी देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।